हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शर्मा आप सभी के बीच में म्यूज़िक क्लास के साथ। जैसा कि हमने अभी तक बात की है राग की, ताल की, राग परिचय और ताल परिचय की हम बात कर चुके हैं। तो आज हम जीवन परिचय की बात करेंगे। बहुत से संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे संगीत में बहुत योगदान दिया है। तो आज मैं ऐसे ही कलाकार, ऐसे ही संगीतकार का जीवन परिचय आप सभी के बीच में रख रहा हूँ, जिनका नाम हम बचपन से सुनते आए हैं। तो जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ तानसेन का जीवन परिचय। तानसेन के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जिनको हम मियाँ तानसेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। और जैसे जैसे मैं आपको कहानी बता रहा हूँ या फिर उनका जीवन परिचय बता रहा हूँ, उसको सुनना है और आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। तो आज हम बात कर रहे हैं तानसेन के जीवन परिचय की। भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो? बिल्कुल ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने तानसेन का नाम ना सुना हो, जिनका नाम हम संगीत में बिल्कुल उच्च कोटि के स्थान पर रखते हैं। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर मतलब 45 किलोमीटर दूर बेहट नामक गांव में हुआ। तानसेन का जो जन्म है 1506 ईस्वी में होता है ग्वालियर से एक गांव है 7 मील दूर बेहट नामक, जहां पर उनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था, जिनको लोग पांडे जी के भी बोलते थे। मकरंद पांडे, पांडे जी भी बोलते थे। पिता मकरंद पांडे को यह पुत्र मोहम्मद गौस नामक फ़कीर के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। एक फ़कीर है मोहम्मद गौस नाम से, जिनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म होता है। उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। किनको? मकरंद पांडे जी को। इनके बचपन का नाम रामतनु था। रामतनु पांडे इनको बोलते थे। किन्हें? तानसेन जी को रामतनु पांडे बोलते थे। वैसे पढ़ने में ये भी आया है कि उन्हें तन्ना मिश्र कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों को अगर हम देखें तो रामतनु ही नाम उनको देखने को मिलता है। तो रामतनु पांडे उनका नाम था, जिनको बचपन में उनको तनु तनु भी कहते थे, रामतनु। शुरू से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। दूसरों की नकल किया करते थे। बालक तनु पशु पक्षियों की सच्ची नकल क्या करते थे, मतलब पशु पक्षी जानवर जो भी हैं उनकी सच्ची नकल, हूबहू नकल कर दिया करते थे, जिससे लोग डर जाया करते थे, डरा दिया करते थे वो। तो एक बार होता क्या है, एक बार स्वामी हरिदास जी, जो कि वृंदावन के महागुरु हैं, स्वामी हरिदास जी अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। उसी गांव के पास जंगल था, वहाँ से गुजर रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। तो होता क्या है, नटखट तनु मतलब तानसेन ने एक पेड़ के पीछे छिपकर शेर की आवाज़ निकालकर उन सभी को डराने लगे। थोड़ी देर के बाद तानसेन हंसते हुए स्वामी हरिदास के सामने आए। स्वामी हरिदास ने बालक तनु की इस प्राकृतिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए अपने साथ वृंदावन ले गए। वृंदावन जाने के बाद उन्होंने 10 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जब पिता की बीमारी का समाचार सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर वापस आ गए। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी हरिदास की आज्ञा से तानसेन मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। मोहम्मद गौस के पास रहने का कारण बच्चों ये था, क्योंकि मकरंद पांडे जी ने यह कहा था कि बेटा, मोहम्मद गौस जो फ़कीर हैं उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर पूरा रहा है, उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तो आप उनकी सेवा करना। और अपने गुरु स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गौस के पास रहने लगते हैं। तो हम अभी बात करेंगे ग्वालियर में तानसेन का परिचय राजा मानसिंह की विधवा रानी मृगनयनी से होता है। राजा मानसिंह है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी रानी है जो विधवा है, रानी मृगनयनी से होता है, जो कि एक विदुषी गायिका थी, बहुत अच्छा गाती थी वो। तानसेन कभी कभी उनका गायन सुनने मंदिर जाया करते थे। मंदिर में उनका गायन होता तो तानसेन सुनने जाते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई और उन्होंने अपनी दासी हुसैनी से तानसेन की शादी करवा दी, जो स्वयं एक मधुर गायिका थी। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन, विलास खां,
तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री हुई। सभी बच्चे संगीत कला के संस्कार लेकर बड़े हुए और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे। तानसेन के कुशल गायक बनने के बाद इनकी नियुक्ति राजा रामचंद्र के दरबार में हुई। जब तानसेन ने रियाज कर कर संगीत की महारत को हासिल किया, जब संगीत शिक्षा ले ली और कुशल गायक बन गए, तो उनकी जो सिलेक्शन है, जो उनकी नियुक्ति होती है, राजा रामचंद्र के दरबार में हो जाती है। तानसेन की गायन की प्रशंसा जब मुगल सम्राट अकबर ने सुनी, तो उन्होंने राजा रामचंद्र से तानसेन को भेजने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में तानसेन का गायन हुआ और उनके गायन से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में राजगायक नियुक्त कर लिया और अपने नवरत्नों में भी शामिल कर लिया। तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। गायन शैली है ध्रुपद, ख्याल, धमार, ऐसे बहुत सी गायन शैली आपने सुना होगा। तो ध्रुपद, जो कि प्रबंध गायन के बाद ध्रुपद की जो एंट्री हुई थी हमारे संगीत में, तो तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। कई राग जैसे दीपक राग, मियाँ की तोड़ी, मेघ मल्हार आदि की रचना की और उन्हें सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्वरूप दरबार के अन्य गायकों ने अकबर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तानसेन से दीपक राग सुना जाए। इतने विख्यात हो गए थे तानसेन कि जो भी अन्य गायक थे दरबार में, वो सभी उनसे चिढ़ने लगे थे, मतलब उनको जलन होने लगी, ईर्ष्या करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया और उन्होंने एक योजना निकाली कि हम महाराज अकबर से कहेंगे कि तानसेन से दीपक राग सुनने के लिए कहा जाए। अकबर के आग्रह करने पर तानसेन को दीपक राग सुनाना पड़ा। राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण इधर उधर भागने लगे और तानसेन का शरीर जलने लगा। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने राग मेघ मल्हार गाकर अपने पिता की रक्षा की। तो बच्चों, तानसेन ने जब अकबर को कहा कि महाराज दीपक राग अगर मैं गाऊंगा तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं दीपक राग गाऊंगा तो गर्मी उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से बहुत हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अकबर नहीं माने तो उन्होंने उनको आज्ञा दी। तानसेन को उनकी आज्ञा माननी पड़ी और उनको दीपक राग सुनाना पड़ा। दीपक राग सुनाते ही क्या हुआ, चारों ओर गर्मी बढ़ गई, सभी श्रोतागण डर के भागने लगे, तानसेन का शरीर जलने लगा। और कहते हैं कि जो उनकी पुत्री है सरस्वती, उन्होंने मेघ मल्हार नामक एक राग गाया और जिसकी वजह से तानसेन की जान बच पाई। तानसेन कुशल गायक ही नहीं बल्कि रबाब नामक वाद्य बजाने में भी निपुण थे। एक इंस्ट्रूमेंट है रबाब नामक, उन्होंने उस वाद्य को भी बजाया। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन कुछ समय बाद मुस्लिम हो गए, इसलिए अपने रागों के सामने मियाँ शब्द जोड़ने लगे। कहते हैं कि तानसेन जो पंडित थे एकदम से मुस्लिम हो गए और अपना धर्म परिवर्तित करने के बाद, मुस्लिम होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने शब्द के सामने, अपने नाम के सामने भी मियाँ जोड़ा और लोग उन्हें सब मियाँ मियाँ कर कर बोलते थे। और उन्होंने क्या किया, अपने रागों के सामने भी उसके आगे मियाँ शब्द लगाने लगे। जैसे तोड़ी थी तो मियाँ की तोड़ी हो गई, मल्हार ही मियाँ की मल्हार हो गई, सारंग मियाँ की सारंग हो गई। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार तानसेन ने मोहम्मद गौस, जो कि उनके फ़कीर हैं, मोहम्मद गौस की स्मृति में, उनकी याद में अपने रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द लगाए। तानसेन ने ग्वालियर की संगीत कला के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया। तानसेन की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैलने से वे विश्व विख्यात संगीतकार बने। इस प्रकार संगीत की सेवा करके 1585 ईस्वी में दिल्ली में एक महान संगीतकार तानसेन का देहांत हो गया। इनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस की कब्र के पास बनाई गई। प्रतिवर्ष, मतलब हर साल, इनकी याद में, इनकी स्मृति में
ग्वालियर में उत्सव मनाया जाता है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे तानसेन का जीवन परिचय, और मैंने कोशिश की है कि बहुत सी जगहों से मैंने पढ़ा है उनको बिल्कुल मर्ज करके आप सभी के सामने मैंने ये तानसेन का परिचय रखा है। और तानसेन एक बहुत महान संगीतकार थे जिनका नाम हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनका जन्म 1506 ईस्वी में होता है और 1585 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बचपन का नाम रामतनु था और उनको तनु भी कहते थे सभी। तो ये इनका जीवन परिचय है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और तानसेन का जीवन परिचय भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।